हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य डॉट 104 में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी देखने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 के अंतर्गत मेजर कोर्स 1 पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ से देखते चलेंगे। ठीक है, एक बार और आप सभी ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हम यूजी सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस क्या बता रहे हैं कि यूजी सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस के लिए मेजर कोर्स 1 को यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। मेजर कोर्स 1 को देखने वाले हैं। मेजर कोर्स के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस को लेकर के यहाँ पे चलेंगे। हम सभी पॉलिटिकल साइंस को लेकर चलेंगे और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत क्या लेकर चलेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात कि भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूँ सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं और चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इन सभी का PDF मिल जाया करेगा। टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम काफ़ी टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं पुनः फिर से बतला देना चाहता हूँ कि यह जो क्वेश्चन होने वाला है वे मेजर कोर्स 1 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस को यहाँ पे देखने वाले हैं और इसी पॉलिटिकल साइंस को के अंतर्गत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान को देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हम वीडियो की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा मेजर कोर्स 1 पॉलिटिकल साइंस का। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करना है। ठीक है, क्या करना है तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान जो है वे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसकी अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। मतलब कि यानी अपनी एक विशेष प्रकार की विशेषताएं अपने आप में रखती हैं। ठीक है, यह न केवल देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करता है बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी सुनिश्चित करने का काम करता है। क्या समझे दोस्तों यहाँ पे हम कि जो भारतीय संविधान है वे विश्व का वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इस संविधान की एक अपनी अनूठी विशेषता भी है। वे क्या है दोस्तों, तो देश की राजनीतिक व्यवस्था को सिर्फ परिभाषित यह नहीं करता है बल्कि देश की नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी वह सुनिश्चित करता है ना। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, जो कि हम अब निम्नवत तरीके से देखने का काम करेंगे। दोस्तों, एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि आंसर जिस प्रकार से हम यहाँ पे लिखे हैं, यदि आप एग्ज़ाम में इस तरीके से पॉइंट बनाकर यदि आप आंसर लिखने का काम करेंगे तो निश्चित है कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए आप सभी और पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर लिखने का काम कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पहला विशेषता दिया है दोस्तों कि सबसे लंबा लिखित संविधान। हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान जो है वे सबसे लंबा लिखित संविधान बना है। ठीक है, तो भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची होगा दोस्तों। यहाँ पे मिस्टेक से टाइपिंग में 12 हो गया है। 12 अनुसूची वर्तमान में है और यदि हम मूल संविधान की बात करें तो उसमें 8 अनुसूची हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कितना 8 अनुसूची है ना। इसके अंतर्गत एक और कुछ दिया गया है पॉइंट कि इसकी विशालता का कारण देश की विविध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और केंद्र व राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान होना है। मतलब कि इनका पृष्ठभूमि जो है वे केंद्र व राज्य के लिए इन दोनों के लिए, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान होना सुनिश्चित करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरा विशेषता है इनका प्रस्तावना। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना इसके
उद्देश्यों और मूल्यों को दर्शाने का काम करती हैं, है ना। आगे दिया हुआ है कि यह सब भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती हैं, जो कि यह हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या क्या तो संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य घोषित करने का काम करता है। ठीक है। तीसरा है दोस्तों मौलिक अधिकार, है ना। मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या है, तो मौलिक अधिकार संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो उनकी स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। शुरुआत में यदि बात करें हम, तो यहाँ पे मौलिक अधिकार 7 दिए गए थे, जो कि यह वर्तमान में नहीं है। अभी वर्तमान में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है। आगे दिया हुआ है दोस्तों कि इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। दोस्तों यहाँ पे इन 6 अधिकारों को यहाँ पे दिया गया है, जिनमें से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो शामिल है, वे भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है इस अधिकार को। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी इसको बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है। ये सिद्धांत जो है दोस्तों, वे सरकार के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं ताकि वह सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित कर सके। ठीक है। आगे दिया है कि यह नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य के नीतिगत कर्तव्यों को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों को भी यहाँ पे दिया गया है इनकी विशेषता के रूप में। यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि 42वें संशोधन द्वारा यह जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा जाता है। ये कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि इनमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना और पर्यावरण की रक्षा करना। देखिए यहाँ पे हम पहले बता चुके थे कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, जैसे कि कहीं आप रास्ते में जा रहे होते हैं और किसी विद्यालय या तो फिर किसी चौक पर यदि 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो या तो फिर अन्य दिन भी कोई भी हो, अगर आपको आपके कानों तक राष्ट्रगान आप पहुँच रहा है तो आप उसके सम्मान में वहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं। ठीक है। वह इस पर कोई सरकार का जोर जबरदस्ती नहीं है, वह आपका स्वयं का कर्तव्य है। पर्यावरण का रक्षा करना आपको अपना यह कर्तव्य है। ठीक है। उसी प्रकार दिया गया है दोस्तों छठा संसदीय प्रणाली, है ना। तो इसमें भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है वह जिसमें राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार आगे दिया गया है दोस्तों कि संसद में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं, है ना। संसद में कौन लोग जाते हैं, जिनको लोग चुनते हैं, जिनको आम जनता चुनते हैं, वही तो जाते हैं ना सरकार में, वही तो जाते हैं संसद में। उसी प्रकार यहाँ पे 7वां पॉइंट भी दिया गया दोस्तों कि संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली क्या है, तो भारत एक संघीय राज्य है, भारत को एक संघ राज्य भी कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे इस लैंग्वेज में लिखा गया है कि भारत एक संघीय राज्य है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। केंद्र का अपना एक अलग शक्ति है और राज्यों के पास अलग शक्ति प्रदान की गई है। उसी प्रकार यहाँ पे विभाजन उन्हीं शक्तियों को विभाजन करते हुए बताया गया है। ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया है ना। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र और राज्य के कर्तव्यों को बताया गया है। अनुसूची 7 में जो है वे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को केंद्र और राज्य के अलग अलग कर्तव्यों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान सभी धर्मों को सम्मान करता है और किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। अगर किसी धर्म है वह अपना सभी का अपना अपना मानने के ऊपर धर्म है, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है। उसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों अगला पॉइंट में दिया गया है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है।
पॉइंट नंबर 9 में। इसमें बताया गया कि न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र रखा गया है ताकि वह निष्पक्ष रूप से न्याय ले सके। न्यायपालिका को एक अलग सरकार के रूप में यहाँ पे घोषित किया गया है ताकि वह निष्पक्ष रूप से बिना किसी पक्ष में आए हुए वह दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे न्याय लेने का काम करते हैं, वे है न्यायपालिका। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। उसी प्रकार है भारत एकल नागरिकता। ठीक है, तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 11 है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मताधिकार का भी यहाँ पे व्याख्या की गई है कि संविधान में वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, यह पॉइंट नंबर 12 में दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट के अंतर्गत जो है दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। ठीक है ना। उसी प्रकार संविधान संशोधन भी दिया गया है, त्रिस्तरीय सरकार भी दिया गया है, और तो और अतिरिक्त जानकारियां भी इनकी दी गई हैं। तो चलिए हम आपको इन सभी पॉइंटों को एक बार आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अतिरिक्त जानकारी के रूप में हम चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट को, उसके बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी के अंतर्गत पहला पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। यह लगभग आप सभी को जानकारी होगा ही। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में अब तक 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, है ना। यह संविधान भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाने का काम करता है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जिस फॉर्मेट से हम आंसर लिखे हैं नोट्स में, उसी प्रकार से आप भी आंसर को लिखिए ताकि आपको बेहतरीन आंसर दी जा सके, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके आंसर को लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।